सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि टॉपिक है, जो देश में नया टॉपिक चल रहा है, किसान विद्रोह, तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए। अब देखिए, हमारे देश की एक बड़ी समस्या ये है कि लोग जो है सही से चीज़ों को जान नहीं पाते, मतलब कि क्या चल रहा है, वास्तविकता क्या है। हर किसी का अपना परसेप्शन है जो वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो सरकार के समर्थक लोग हैं, वो कहते हैं कि जितने भी बिल आए हैं, ये जो भी है वो बिल्कुल सही है बिल। और जो सरकार के विरोधी, वो कहते हैं बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जब तक आप पूर्ण रूप से उनको पढ़ोगे नहीं, सही से समझोगे नहीं, तो आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझिए कि आप अपने साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक बड़े विद्वान है, उनका मैं नाम तो याद मेरे नहीं आ रहा है, उनका कहना है कि कभी किसी के फैन मत बनिए, मतलब किसी के अनुयायी मत बनिए। क्योंकि अगर तुम किसी के फैन बन गए तो आप उसकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चाहे आप किसी टीचर के, चाहे आप किसी क्रिकेटर के या किसी एक्टर के, आप मतलब आप उसको पसंद करने लग गए, उसके फैन हो गए, तो आप अगर वो गलत काम भी करेगा तो आप क्या करें, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, और कोई बात नहीं, गलत कर दिया तो सब पे गलती होती है। लेकिन अगर आप निष्पक्ष हैं, न्यूट्रल हैं, आप चीजें समझ रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि हाँ, इसकी गलती यहाँ पे है या इसकी गलती यहाँ पे, आप ये सब चीजें समझ जाओगे। और रही बात किसान के बिल की, तो इसको समझने के लिए आपको पहले जो है 3 बिल ये जो क्या थे, ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि सरकार ने इनके बारे में क्या कहा था। हुआ ये था कि केंद्र सरकार 2020 में 3 बिल लेकर आई थी। जैसे कि तीनों बिल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है किसानों का उत्पादन, व्यापार व वाणिज्य एक्ट 2020। इसे इंग्लिश में है कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। दूसरा है मूल्य आश्वासन में फार्म सेवा अधिनियम पर किसानों का समझौता, यानी कि जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानने की, हम एक अनुबंध करेंगे, और उस बारे में बताऊंगा मैं आपको। सिर्फ इतना समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो था, इसके दूसरे बिल में था। तीसरा बिल था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, यानी कि द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये तीनों बिल लेके आई। और जैसे ही रामनाथ कोविंद ने इस पे मुहर लगाई कि ये बिल पास हुए दोनों सदनों में, और राज्यसभा में लेके इस पे बड़ा विद्रोह हुआ, विपक्ष ने बड़ा विद्रोह किया कि नहीं ये बिल गलत है। लेकिन जो है पास हुए, बाद में रामनाथ कोविंद जी ने इस पे मोहर लगाई और ये बिल पारित हो गए। बिल पारित होते ही देश में एक बड़ा भूचाल आया। उस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये समझिए कि सरकार ने जो ये बिल लाई है, इसके बारे में क्या बताया। सरकार ने बताया कि इससे किसानों को लाभ होगा। अब लाभ कैसे होगा? लाभ होगा, सरकार ने कहा कि सरकार के अनुसार कि किसानों को इससे क्या लाभ होगा। ये जो बिल आए थे 3, मैंने अभी आपको दिखाए थे, तो किसानों को लाभ, किसानों को लाभ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, यानी सरकार के अनुसार। ठीक है जी, सरकार ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो किसान है वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, मतलब पूरे देश में, यानी कि अपने राज्य में, राज्य से बाहर, जहां उसका मन करे। पहला तो उन्होंने ये कहा फसल कहीं भी बेच सकता, फसल कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। ठीक है जी, राज्य से बाहर या कहीं भी। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी किसानों की फसल खरीद सकता है कहीं भी कभी भी, और उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, यानी कि जरूरी नहीं है कि मंडी में जाए और वहीं जाके फसल बेचे। और तीसरा था कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उनका कोई अगर उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। और जुर्माना लगने के बाद एक मतलब कोड बनाई गई कि उसमें जो है आपका वो चलेगा केस, उसमें आप देखते हैं उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा करने पर जुर्माना, जो भी इसमें था। अब देखिए, सरकार ने सारी चीजें बताई, मैंने आपको बताया बिल है, सरकार ने कही किसानों को ये फायदा होगा, उनकी आय दुगनी होगी, और किसान जो अपनी मनमर्जी से जहां चाहे फसल बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब देखिए, इसमें समस्या ये आई कि किसानों को, किसानों ने जो एक बातें कही कि किसानों ने कहा कि देखिए हमें कोई इससे लाभ नहीं हो रहा है, लाभ इस तरीके से नहीं हो रहा। किसानों ने कहा कि देखिए हमें जो हानि है, अब किसान कह रहे हैं कि देखिए जी हमें इससे कोई लाभ नहीं है। किसान के अनुसार, किसान के अनुसार, किसान के अकॉर्डिंग या किसान के अनुसार उन्हें क्या हानि है? किसान कह रहे हैं कि देखिए भैया ऐसा है,
हम जो अपनी फसल है वो एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे अगर मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिमाग में ये बात आएगी कि आप ये सोचेंगे कि मंडी व्यवस्था कैसे खत्म हो जाएगी। मंडी व्यवस्था खत्म ऐसे हो जाएगी, एक बात बताइए, जब हम मंडी में अपनी फसल ले जाते हैं तो हम मंडी में फसल बेचते हैं किसी ने सेठ को, लेकिन अगर बीच में ही कोई व्यापारी आ जाएगा जिसने लाइसेंस नहीं लिया है, क्योंकि तीनों बिल में वही चीज है कि लाइसेंस कोई भी खरीद सकता है, तो क्या होगा कि मंडी तक किसान जाएगा ही नहीं। मंडी तक किसान नहीं जाएगा तो जो एमएसपी के रूप में जो कुछ फसल का जो प्राइस रखते हैं वो व्यापारी क्या करेंगे, बीच में ही आ जाएंगे और मंडी तक फसल पहुंचने नहीं देंगे। अब समस्या इसमें देखिए बड़ी ये है कि जो भारत का ज्यादातर किसान है वो मार्जिनल किसान है, मेजोरिटी मार्जिनल मतलब जिसके पास कम भूमि है। अब वो ये सोचता है कि मंडी में फसल ले जाई जाए और थोड़ा उसको दाम सही सा मिल जाएगा, तो लेकिन बीच में व्यापारी आ जाएंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मंडी जो बंद हो जाएगी, बीच में व्यापारी लेके चले जाएंगे। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो मान लीजिए जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे आपका विवाद हो गया किसान का किसी बात को लेके कि जी ऐसे हम ये चीज ये फसल नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, हमारी ये जो भी चीज है, अगर तुम्हारा मतभेद हुआ तो क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि वो मजबूत लोग हैं जो इस चीज को खरीदेंगे आपकी इसको, तो आप दिक्कत में आ जाओ। किसान ये कह रहे हैं कि हम दिक्कत में आ जाएंगे। और तीसरा मुद्दा किसान ये कह रहे हैं कि अगर बिना लाइसेंस के किसी की आप एंट्री कराओगे तो उसमें धोखाधड़ी का खतरा ज्यादा है। अब देखिए क्या है कि धोखाधड़ी होगी तो किसान का ही तो नुकसान है इसमें। लेकिन लाइसेंस अगर कोई प्राप्त करता फसल खरीदने के लिए तो उसे सरकार को पहली बात तो आवेदन देना पड़ता है कि जी मुझे मान्यता दीजिए मैं फसल खरीदूंगा, उसे टैक्स भी देना पड़ता, सब चीजें हैं, पंजीकरण कराना पड़ता। लेकिन अगर चीजें ऐसे ही हो जाएंगी तो बीच में से कोई आएगा लाइसेंस नहीं, मान लो मैं ही बिजनेसमैन हूँ, मैं जाऊंगा मैं कहूंगा कि जी मुझे आपकी फसल खरीदनी है और मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, तो मंडी वाले तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। और केवल मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटेस्ट ओनली फार्मर्स का नहीं है, इसमें जो मंडी के लोग हैं, आड़ती हैं, उनका भी इसमें जो है योगदान है। वो कह रहे हैं कि अगर मंडी कोलैप्स कर जाएगी तो किसान यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें जो है ये किसान के अनुसार चीजें हैं। फिर ठीक है, भारत सरकार जागी और जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इतने बड़े लेवल पे, तो नवंबर 2021 में सरकार ने तीनों बिल रद्द कर दिए, तीनों बिल रद्द कर दिए कि ठीक है जैसे आपकी इच्छा है हम बिल रद्द कर देते हैं और जो है आप सही से करिए अपनी जो किसान जो खेती कर रहे हैं करिए, जहां आपका चल रहा सिस्टम करिए। लेकिन अब बात ये आती है निकल के कि क्या प्राइवेटाइजेशन कृषि का सही है, क्या एमएसपी पे सरकार को जो चीजें खरीदनी चाहिए, उसकी बात हम अब दोबारा से इसलिए मैं करना चाहता हूं क्योंकि अब 2024 में ये प्रोटेस्ट दोबारा से स्टार्ट हुआ 2.0। इसमें यह था कि किसानों को लगा कि अब चुनाव भी आ रहे हैं और अपनी मांगे जो है मनवा ली जाए सरकार से तो ज्यादा अच्छा होगा। किसानों की मांग है 12, लेकिन हम जो बिल्कुल मुख्य मांग है हम उन पर बात करने की कोशिश करेंगे और एक एक करके मैं उनको आपको समझाता हुआ चलूंगा। सबसे बड़ी जो उनकी मांग है वो कह रहे हैं कि एम एस स्वामीनाथन, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, एम एस स्वामीनाथन को अच्छे से जानते हैं। हरित क्रांति लाए थे और इन्हें अभी भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एम एस स्वामीनाथन की जो सिफारिश है उन्हें लागू करा जाए और किसानों के हित में बात करी जाए। ठीक, दूसरा है वो कह रहे हैं कि एमएसपी को वैध बनाया जाए, एमएसपी को वैध बनाया जाए, ठीक है। तीसरा है कि जो मनरेगा में काम करते हैं मजदूर आज करते हैं वो 100 दिन काम, तो ये कह रहे हैं कि समय जो है दुगना करा जाए, यानी कि 200 दिन, अब प्रेजेंट में 200 दिन बढ़ा के करा जाए, ये किसानों की मांग है। और जो अब उन्हें 500 रुपए मिलते हैं वो बढ़ाकर कितने करे जाए, 700 रुपए, ठीक है। चौथी मांग है कि जो विद्युत बिजली अधिनियम 2020 आया है उसे क्या करा जाए, रद्द करा जाए, चौथी मांग। पांचवी जो मोस्ट इंपोर्टेंट मांग है जो सीधे सीधे मैं कहूं कि वर्ल्ड लेवल पर जुड़ी हुई है, वो है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या हो, भारत बाहर आए समझौते से, जो WTO का समझौता है भारत बाहर आए,
एक उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट मांग है कि जो लखीमपुर खीरी में जब प्रोटेस्ट चल रहा था पहला वाला किसानों का, तो लखीमपुर में क्या हुआ था कि एक गाड़ी जो आई थी उसने जो किसानों को कुचल दिया था, तो जो किसान उसमें मरे उन्हें मुआवजा दिया जाए, और जो किसान संगठन पर उस समय पे आरोप लगाए गए, उन पे जो केस चलाए गए उनको रद्द करा जाए केस को। ठीक है। सातवां, कृषि को जो प्रदूषण अधिनियम है हमारे यहाँ पे पोल्यूशन एक्ट, प्रदूषण अधिनियम, उससे बाहर किया जाए, प्रदूषण अधिनियम से बाहर करा जाए। और ऋण माफी, जो किसानों पे कर्ज है ऋण माफी करी जाए, ऋण माफी की जाए। ठीक है। और नौवीं मांग उनकी ये है कि जो 60 वर्ष से अधिक किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं, या जो किसान हैं 60 वर्ष से अधिक, उन्हें 10,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाए सरकार की तरफ से। अब देखिए इतनी सारी उनकी मांगे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है किसी भी तरीके से, तो ये होगा कि फिजिकल डेफिसिट हमारा जो अब राजकोषीय घाटा जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये आप ये समझिए कि जो हमारी इकोनॉमी है वो चल रही है, जो उसमें जो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा यानी सरकार का घाटा हो जाएगा उसमें, तो क्या होगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अदर जो सरकार की जुड़ी हुई चीजें हैं जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है या वो है उन पे पड़ेगा, और इकोनॉमी क्या है डाउन कर जाएगी। ये चीज समझने की बहुत जरूरी चीज है। अब मैं एक तरफा अगर किसान की बातों के लिए कह दूं कि सारी सही है तो गलत हो जाएगा ना, या मैं कह दूं सरकार जो लाई चीज है वो गलत हो जाएगा। सरकार जो चीजें लाई है वो हमारे यहाँ के भारत के देश के हिसाब से सही नहीं है। अब देखो क्या है कि कुछ जो सरकार के समर्थक लोग कहे हैं वो कह रहे हैं कि चाइना में देखिए इस तरीके से किसानों को ये होता है, किसानों का मतलब प्राइवेटाइजेशन है, और यूएसए में है, यूरोप में है। अगर आप उन देशों से तुलना करोगे ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वहां के जो किसान हैं, चलो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, कुछ करते हैं, वो इतने ज्यादा स्किल्ड हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वहां की वो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो अगर उनकी अब उनसे तुलना मत करिए, हम उनसे बहुत पीछे हैं। अगर हम डेवलपमेंट के मामले में बात करें या टेक्नोलॉजी के मामले में करें, अगर यही है कि टेक्नोलॉजी अगर कृषि में एग्रीकल्चर में आएगी, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो क्या होगा कि हमारा किसान भी मजबूत हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके जो मैंने ये मांग बताई थी कि किसानों को क्या है उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए क्या मांग है। सबसे पहले है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी उसमें क्या था, और एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट कब आई। देखिए एमएस स्वामीनाथन जो है बहुत ही बड़े कृषि से जुड़े हुए वैज्ञानिक रहे हैं, और इन्हें भारत रत्न दिया गया है, मैंने आपको पहली बात बताई। और हरित क्रांति में इनका बड़ा योगदान है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब वगैरह क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा ये उत्पादन में इन्होंने वृद्धि करवाई। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि देखिए पहले वो बताता हूँ बाद में कब क्या कहा। पहले ये समझिए कि मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 में एमएस स्वामीनाथन आयोग का गठन करा गया, और 2004 से लेकर 2006 के बीच इसने 5 रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि सरकार को बताए कि ऐसे ऐसे मतलब जो भी इन्होंने अध्ययन करा होगा कि यहाँ ये चीज लागू होनी चाहिए और ये चीज लागू होनी चाहिए। फाइनली में इन्होंने ये कहा कि किसानों के लिए C2 प्लस 50% के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अब देखिए C2 प्लस 50% कुल मिला के होता क्या है। C2 में जो आता है वो आता है खेत का किराया। अब आप कहोगे जी खेत का किराया का हमारा क्या मतलब, खेत का किराया मैं समझा नहीं। पेशगी कहते हैं जिसे सीधी सीधी वैसे भाषा में, पेशगी। ठीक है, पेशगी पे देते हैं तो खेत का किराया तो होगा, वो इस तरीके से करा फिर उसका उत्पादन करके फसल को बेचने जा रहा है तो पेशगी। दूसरा पारिवारिक श्रम इसमें ऐड करा गया, पारिवारिक श्रम यानी कि फैमिली लेबर। और तीसरा इसमें जो शामिल करा गया C2 प्लस 50 में, तीसरा शामिल करा गया आपका पूंजी लागत, कि जो उसका खर्चा आया उसमें फसल लगाने में ये सब। तो इस सब को जोड़ने के बाद मान लीजिए उसका 100 रुपए का खर्चा आता, एक एग्जांपल 100 रुपए का खर्चा, तो ये सब खर्चा होने के बाद C2 ये नहीं खर्चा हुआ इतना 100 का प्लस 50% यानी कि 150 रुपए। आप उन्हें 150 रुपए दोगे ही किसान को, ये सरकार से वो चाहते थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये बड़े ताज्जुब की बात है, जो किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल बनाना चाहिए, ये करना चाहिए।
MS स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहीं भी MSP को वैध बनाने के यानी लीगल बनाने की बात कहीं नहीं कही गई है। तो लेकिन ये बात जरूर कही गई है, सरकार इस पर थोड़ा सोच तो सकती है कि हाँ, क्योंकि आज की डेट में प्रेजेंट में भी सरकार C2+30% जो है देती है। तो अगर वो 50% कर देगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 50% कर सकती है जो अगर वो करना चाहे तो। और MS स्वामीनाथन के बारे में यही है कि अब तो ये नहीं रहे इस दुनिया में, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके साथ इसमें जो ये आयोग बना था, एक इनके साथ थे सदस्य राम बदन सिंह प्लस YC नंदा। देखिए ऐसा है, थोड़ा छोटा लिख रहा है तो एडजस्ट कर लेना, जूम करके देख लेना अगर आपको ऐसा वो लगे तो। इन्होंने मिलकर रिपोर्ट सौंपी थी मनमोहन सरकार में। अब देखिए, अब यहाँ एक और ताज्जुब की बात यह है कि जिस सरकार में रिपोर्ट आई, जिस सरकार ने इस आयोग का गठन करा, क्या उसने सिफारिशें लागू करी? जो आज ये इतना बड़ा झंडा लेके घूम रहे हैं कि हम किसानों के समर्थक हैं, किसानों के साथ रह रहे हैं, ये सब तुमने क्यों नहीं लागू करी? ठीक ऐसी बात जो भारत की वर्तमान सरकार है, उसने भी ये कहा था कि हम सरकार में अगर आते हैं तो हम ये चीजें सब लागू कर देंगे, फिर आपने भी नहीं करा। तो यानी कि किसानों के साथ एक खेल होता आ रहा है, किसानों की बड़ी दुविधा है, किसान बड़ी दुविधा में है, मार्जिनल किसान है हर तरीके से। अब देखिए ये सब तो हुआ MS स्वामीनाथन का रिपोर्ट के बारे में। अब जो नेक्स्ट मुद्दा है MSP का मुद्दा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए इकोनॉमिक्स में से हम पढ़ते हैं कि क्या है कैसे सिस्टम है इसका, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। MSP, देखिए मैं तो निष्पक्ष ही रहना चाहता हूँ अपनी वीडियोस में भी और जीवन में भी। कोई अगर मेरे सामने गलत करेगा तो मैं मुंह पे कहूंगा कि हाँ जी आप ये गलत कर रहे हैं। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होता है कि किसी भी फसल की गारंटी, मतलब कि हम आपकी फसल को इतने पैसे पे खरीदेंगे और बुआई के दौरान ही, यानी कि जब फसल बोई जाती है तभी निश्चित कर दिए जाते हैं। मान लीजिए कि गेहूं की फसल 2200 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है जी, करीब कर दी जब गेहूं बुआ। अब देखिए कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फसल ओला पड़ने से या इस तरीके से खत्म हो जाती है, फसल नुकसान में चले जाते हैं, लेकिन सरकार पहले निर्धारित कर देती है कि कोई बात नहीं, अगर आपका बेकार भी गेहूं है तो भी हम जो है 2200 रुपये में खरीदेंगे। तो यानी कि वो गारंटी मिल गई है कि ये हो गया आपका MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य।